डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है और एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रोडक्शन में जब आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर अग्रसर हो जाते हैं, पर एक्सरसाइज पर अभी पहुंचेंगे नहीं, पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल मिलेगा आपको यहां पर, वो एग्जांपल नंबर 13 होगा। लिखा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। देखिए कितना आसान है ये, मैं यहां पर बना देता हूं एक फिगर। ये एक प्लेन मैंने बना दिया यहां पर, ये ओरिजिन पॉइंट है। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। देखो भैया, मूल बिंदु से समतल पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आयत से, ये समतल पर हमने एक लंब डाल दिया। अब ये मूल बिंदु से जो समतल है 6/√29 के डिस्टेंस पर है। मूल बिंदु से समतल तक की दूरी जो है वो 6/√29 है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, मूल बिंदु से समतल पर जो हमने ये अभिलंब डाला है इसका सदिश भी दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं इसके सदिश को किससे लिखते थे आप? दो तरीके से यूज किया है, आपने एन वेक्टर भी लिखा है, आपने एन कैप भी लिखा है। तो अगर इकाई सदिश हो तो एन कैप लिखिए, अगर वेक्टर हो इकाई सदिश ना हो तो एन वेक्टर लिखिए फिर आप उसको। तो हम इसको वेक्टर एन से लिखेंगे। क्यों आप सोचोगे एन कैप क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने इतनी देर में चेक कर लिया कि वो इकाई सदिश नहीं है। देखो जरा आप, अगर इकाई सदिश होगा तो इसका मापांक कितना आना चाहिए था? 1 पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप का मापांक क्या आ रहा है? √29, 4 × 16 9 25 4 29, √29 आ रहा है। इसलिए ये एन कैप है कि वेक्टर एन है? ये वेक्टर एन है, एन कैप नहीं है। ये वेक्टर एन की वैल्यू दी गई है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अच्छा अब देखिए सूत्र कौन सा लगाया जाए यहां पर। हमारे पास समतल के अभिलंब रूप के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी और एक फॉर्मूला है वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। अब देखो, अब आपको सारी चीज क्लियर होते चली जाएगी क्योंकि आपने पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है। इसलिए मैथमेटिक्स में जब भी किसी एक्सरसाइज को पढ़िए ना, इंट्रोडक्शन पूरा देखिए, उसको आप पूरा समझने की कोशिश करिए। आप सीधे एक्सरसाइज के सवालों पर जाएंगे तो आप सवाल क्वेश्चन समझेंगे, सवाल लगा सकते हैं पर सीखेंगे कुछ नहीं फिर आप। अब देखो, अब मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा ना आप सब बता ही सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे आप पर इतना भरोसा हो जाता है। बताइए ये एन वेक्टर एन क्या चीज है? हाँ हाँ बोलिए, नॉर्मल, वेरी गुड। और ये वेक्टर एन कैप क्या चीज है बताओ? वेरी गुड, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है भैया ये। अच्छा डी क्या चीज है यहां पर? वेरी गुड, दिस मे बी एनी कांस्टेंट नंबर। एंड व्हाट इज दिस डी? द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब बताइए, हमको तो सदिश रूप निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों सूत्रों में आप जानते हो 6/√29 क्या है? ये वाला डी है। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी ने साफ बताइए कि मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है समतल। तो इन दोनों फॉर्मूले में हम कोई भी लगा सकते हैं, पर दिया क्या क्या गया है? दिया हमको इस फॉर्मूले का डी दिया गया है, लेकिन इस फॉर्मूले का एन दिया गया है। एक फॉर्मूले का डी दिया है तो दूसरे फॉर्मूले का वेक्टर एन दे दिया उन्होंने।
हम क्या कर सकते हैं ताकि एक ही फॉर्मूले की दोनों चीजें मिल जाएं और बस हम उस पर अप्लाई कर दें। आपको नहीं लगता कि वेक्टर एन से एन कैप बना लो और फिर ये वाला सूत्र लगा देना? नहीं समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? ठीक, तो आप एन कैप निकाल लो बस। एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। वेक्टर एन इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। इसका मॉडुलस निकालोगे तो अंडर रूट 29 आएगा। आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स को। 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। ये एन कैप की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, अब समतल का अभीष्ट सदिश समीकरण, समतल का अभीष्ट सदिश समीकरण हमको चाहिए। सदिश समीकरण कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप ये आपका आ चुका है। तो ये आया है 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप इज इक्वल टू डी की जगह पर हम यूज करेंगे 6 अपॉन अंडर रूट 29। अब बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? हाँ, इसके बाद अगर आप चाहें तो अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 स्क्वायर रूट 29 सब जगह ये लिखा हुआ है। फिर पूरे में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड कर देंगे फिर ये एक इक्वेशन और मिल जाएगी, आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। ये भी उसी समतल की समीकरण है। समझ आ रहा है? तो जो भी आपने इंट्रोडक्शन में सीखा है पूरी अपने नॉलेज का इस्तेमाल करिए, फिगर वगैरह बनाइए जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करें, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। तो समतल है, चीजों को इमेजिनेशन में ज्यादा लाना पड़ता है, हमको कल्पना हमें ज्यादा करनी पड़ती है यहां पर। इसलिए अगर आप इस तरीके से छोटे मोटे चित्र वगैरह बना के सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो जो टीचर चेक करेंगे ना, उन पर भी आपकी एक अलग छाप पड़ती है कि नहीं बच्चे ने फिगर भी बनाया है, तो आपके मार्क्स काटेंगे नहीं बिल्कुल भी। वो उनको लगेगा नहीं उसने दिल से किया है सवाल। ऐसे तो ये काम तो कोई भी रट के आके कर सकता है यहाँ पे, समझ रहे हैं, पर आप समझ के करते हैं ना वो अलग ही नजर आता है। खैर, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 14 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 लिखा हुआ है, समतल वेक्टर आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। फिर से एक समतल है यहां पर, और उस समतल पर ये x, ये y और ये z, ये हमने एक प्लेन बना लिया। मूल बिंदु से उस समतल पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ये मूल बिंदु है O। समतल की इक्वेशन ये लिखी आपके सामने, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। देखिए, आपको मूल बिंदु से ये जो समतल पर आपने लंब डाला है, इस लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन आप ज्ञात करें। वैसे इकाई सदिश अगर फुल वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखते हैं? वेक्टर एन, और अगर इसका इकाई सदिश लिखते हैं तो एन कैप। आपको इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। लंब इकाई सदिश मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, लंब मतलब नॉर्मल, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? क्या करना है बताइए अगर आप समझ गए हैं तो। जो समतल हमको दिया गया है उससे मूल बिंदु पर एक लंब डाला गया है, उस
लंब को तो हम, जो उसका नॉर्मल वेक्टर होगा उसको तो हम वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, पर उस दिशा में जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा उसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और उस एन कैप का मुझे दिक् कोसाइन पता लगानी है। तो कितना इजी है ना, समतल से वेक्टर एन निकाल लो या एन कैप निकले तो एन कैप निकाल लो। इसके बाद फिर आपको यह करना है कि यूनिट वेक्टर जो बनेगा उसके जो गुणांक आएंगे वही तो दिक् कोसाइन हुआ करते हैं। तो बस यही कर लो। अब एक काम सबसे पहले, हाँ इस क्वेश्चन में देखो बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने, आपको एक और नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। वेक्टर आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, इसको हम उधर ले जाना चाहते हैं तो उधर जाके एक ऐसा बन जाएगा -1 बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी फॉर्मेट आपको दिख रही है? वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी या वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी? एन कैप वाली दिख रही है। एन कैप होता तो इसका मापांक 1 आ जाना चाहिए, फिर निकाल के देखो 36 4 40 9 49, इसका मापांक तो 7 आएगा। तो फिर ये कौन सी फॉर्मेट है? वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। हम यहां से वेक्टर एन निकालना चाहते हैं। एक चीज और, अगर हम इसका मापांक कितना आया, इसका मापांक 7, अगर हम 7 से इधर उधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वेक्टर एन है। अगर हम इसका मापांक निकाल लेंगे 7 और इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो एन कैप बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा उस समय? -1/7 डी। और डी क्या होगा यहां पर? मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। और मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का नेगेटिव आना उचित है क्या? यहां से समतल पर आपने एक लंब डाला और हमने डिस्टेंस बताई कि यह डिस्टेंस है -1/7। इट इज नॉट सुइटेबल। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा करो कि इसका नेगेटिविटी, इसका नेगेटिव पना हट जाए। कैसे हटा सकते हो नेगेटिव पना इसका? यार दोनों तरफ माइनस के मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या बन जाएगा? वेक्टर आर डॉट -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू +1। अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये वेक्टर एन है। वेक्टर एन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर एन में कहीं भी माइनस प्लस हो, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर आगे से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जिसमें इधर माइनस लगा है या वो नंबर उधर है, उधर से जब इधर ला रहे हो तो माइनस उसके सामने आ गया है, तो आप उस माइनस को बड़े प्यार से हटा लीजिए। कैसे हटाएंगे? नो द मेथड कि कैसे इसको सॉफ्ट हटाना है वहां से। इसमें माइनस प्लस कहीं भी आ जाए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यहां माइनस नहीं आना चाहिए। समझ आ गया अभी आपको? ठीक है, यहां मुझे और कोई मतलब नहीं है। वेक्टर एन कितना है? -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमको तो दिक् कोसाइन चाहिए, और आपको याद होगा अगर हम -6 3 2 बता दें तो ये दिक् अनुपात हो जाएंगे। अगर आप दिक् कोसाइन बताना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे? वेक्टर n अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। इसका मापांक कितना आएगा? 36 4 40 9 49, 7 आ जाएगा। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो -6/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 2/7k कैप। इसलिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब इकाई सदिश। चलो लिख दो, लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश मतलब एन कैप। नॉर्मल यूनिट वेक्टर के क्या? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन बताइए क्या आएंगे? ये आएंगे -6/7 3/7
कॉमा 2/7। ये आ गए नॉर्मल यूनिट वेक्टर के दिक कोसाइंस। अब ये बताएं आपको समझ में आई बातें कि नहीं आई है समझ में? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, तो प्लीज जल्दी से आप नोट कर लें, फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। ठीक है, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 15 है, समतल 2x - 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। अब ध्यान से सुनो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। देखो मैंने फिर बना दिया एक फिगर। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एंड सपोज दिस इज द प्लेन। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। मूल बिंदु से हमने समतल पर एक लंब डाला, ये लंब पड़ा समतल से, मूल बिंदु से समतल पर हमने एक लंब डाल दिया, ऐसे प्लेन रखा और वहां से ये ऐसा एक लंब डाल दिया हमने, और उस समतल की ये इक्वेशन है। उन्होंने बोला कि इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं समतल की, एक बार फिर से बताएं हम आपको। देखो सभी ध्यान से देखो, एक हमने पढ़ी है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, और एक हमने पढ़ी है वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। ये सदिश रूप है। कर्ती रूप याद है इनके आपको? इसका कार्तीय रूप बताइए। ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, और इसका सदिश रूप, इसका कार्तीय रूप बताइए। lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है जब यार आप बता देते हो सब चीजें। ऐसा लगता है कि नहीं हमारी मेहनत सफल हो रही धीरे धीरे, कि हम आपको समझा पाए हैं कुछ चीजें। अच्छा, अब एक चीज बताइए, यहां पर समतल का कार्तीय रूप दिया गया है। कैन यू टेल मी दैट द गिवन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन ये वाला है या ये वाला है? बता सकते हैं, नॉलेज यूज करिए, आपको आता है, आप कर सकते हैं। आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, आपने ज्ञान का इस्तेमाल करिए और आप बताइए मुझे ये वाली फॉर्म है कि ये वाली फॉर्म है। नहीं मालूम चल रहा है? ऊपर वाली फॉर्म है, कैसे पता चला आपको? हाँ बिल्कुल सही। आप देखिए, अगर ये वाली होती, अगर ये वाली होती तो एल एम एन ये क्या होते? दिक कोसाइन, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान एक आता है। आपने रूल पाया ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू 1। तो क्या यहां पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू 1 आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये नहीं है, फिर तो वो है। समझ रहे हैं? अगर ये है, अगर ये है तो हम चाहें तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लें, या हम चाहें तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर, देखो अगर डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों मेथड आपको बताऊंगा, दोनों से आप देख लीजिए। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड देख लीजिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड देखो, ध्यान से सुन लीजिए। आप पहचान गए हो कि ये वाली फॉर्मेट है। अगर ये वाली फॉर्मेट होती कसम से, तो जो यहां पर लिखा था, जो यहां लिखा था वो क्या है? फिर वो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है, और आपसे मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर ये वाली फॉर्मेट होती तो कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट इसको बताना था बस। मूल बिंदु से समतल की दूरी मिल गई समझो। लेकिन ये फॉर्मेट नहीं है, ये वाली फॉर्मेट है, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर कार्टेशियन फॉर्म दी गई है तो आप दोनों पक्षों में √a² + b² + c² से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या करिए, अंडर यहां a बराबर कितना है? 2, और b बराबर कितना है? -3, और c बराबर कितना है? 4। तो जब भी कभी समीकरण दी जाए ना, बड़ी चालाकी से पहले तो कोशिश करिए कि कौन सा फॉर्मेट है,
नहीं तो आपसे गलती हो ही जाएगी फिर, अगर ये सब प्रयास नहीं करेंगे आप तो। a है 2, b -3 और c क्या है 4। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 29। अब पूरी इक्वेशन में अंडर रूट 29 से भाग दे दें। समतल के दोनों पक्षों में, समतल के दोनों पक्षों में अंडर रूट 29 से भाग करने पर तो ये आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 29x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29y प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29z, और वो 6 को उधर भेज दो, प्लस 6 हो जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट 29। अब देखो, अब ये इकाई सदिश बन गए, एल एम एन आ गए, और अगर ये एल एम एन आ गए हैं तो फिर ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आ गई फिर तो। इसलिए मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी कितनी आ गई 6 अपॉन अंडर रूट 29 मात्रक। ये तो डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म से ही आप सीधे जा सकते हो सॉल्यूशन तक। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको ध्यान से समझिए, सेकंड मेथड देख लीजिए। ये लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। इतना तो कर ही सकते हैं यार, इसको उधर भेज सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। पहले देखो कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 4z, फिर यही मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या चीज है, यही तो है वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। अब आप देखो ये कौन सी फॉर्मेट है, आप जानते हो ये वाली फॉर्मेट है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। अब अगर वो वाली फॉर्मेट है तो क्या ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है, ये नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, इसका ये क्या चीज है, यहां पर वेक्टर एन है कि एन कैप है, ये वेक्टर एन है। जब वो वाली फॉर्मेट है तो वेक्टर एन है, तो हमें दोनों तरफ वेक्टर एन से क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। यहां वेक्टर एन की वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर एन है। अगर हम एन कैप निकालेंगे, अब आप समझते हो कैसे करना है, तो इसलिए हम बताएंगे नहीं, पूरा बेसिक आप निकाल लीजिए इसका। इसमें दोनों तरफ भाग दे दीजिए, वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। देखो भैया ये क्या बन गया मालूम है, अगर ये n है और उसके मापांक से हमने भाग दे दिया है तो ये बन गया वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल टू d बन गया, उसी टाइप का आ गया। और इसमें ये जो d होता है ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। यहां मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, तो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी d की वैल्यू आ गई 6 अपॉन अंडर रूट 29 यूनिट। तो आप डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन से ही आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं तो ये एक दूसरा मेथड है, जिसमें पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर n आपको मिल जाएगा,
दो तरफ n के मापांक से डिवाइड कर दीजिए, ये n कैप बन जाएगा। उस समय ये फिर मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बन जाएगी। तो 6/√29 ऐसे भी आ रही है, 6/√29 वैसे भी आ रही है, ऐसे वैसे दोनों तरफ से आ गई। ये कर लिया हमने कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15। 16 पर आते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में लिखा है मूल बिंदु से समतल 2x - 3y + 4z - 6 2x - 3y + 4z - 6 = 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करिए। ये एक समतल है, इस पर हमने क्या किया, मूल बिंदु से एक लंब डाला। मूल बिंदु से इस समतल पर एक लंब डाला गया। उस जहां पर उस लंब ने समतल को ऐसा जिस पॉइंट पर पड़ा, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगाने हैं कि किस जगह पर समतल ने जाकर लंब ने जाकर समतल को किस जगह पर हिट किया, किस जगह इंटरसेक्ट किया उसको। कुछ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिएगा, सारी बातें इत्मीनान से समझिए बिल्कुल। ये x है, ये y है और ये z है। एक प्लेन हमने यहां बना दिया। ये मूल बिंदु है O, यहां से समतल पर एक लंब ऐसे डाल दिया गया। ये समतल पर एक लंब हमने डाल दिया, ठीक है। समतल की समीकरण ये आपको दी गई है। अब इन्होंने बस पूछा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। जिस जगह पर ये लंब ऐसा प्लेन को हिट करता है, उस जगह पर निर्देशांक क्या है, वो पॉइंट की लोकेशन, उसका कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगाने हैं। तो कुछ तो मानना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऐसे तो नहीं बनेगा। हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी मान लो, ABC मान लो आप इसके कोऑर्डिनेट्स, या आप x1 y1 z1 मान सकते हैं। एक पॉइंट समतल पर है ना, तो आप x1 y1 z1 मान लो इसको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 मान लो, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम। पॉइंट क्या है? पॉइंट P है। अच्छा, एक चीज और बताइए, इसी को आप क्या बोलेंगे? इसी को आप वेक्टर n बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब है। ये नॉर्मल वेक्टर है। ये वेक्टर n क्या चीज है? नॉर्मल वेक्टर। मूल बिंदु से जो हमने लंब डाला है वो वेक्टर है। और अगर इसी की दिशा में हम एक मात्रक सदिश निकालेंगे तो वो क्या होगा? नॉर्मल यूनिट वेक्टर उसको कहा जाएगा। नॉर्मल यूनिट वेक्टर। बउआ हो, समझ आ रहा है आपको? अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस समतल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बउआ हो 6 को उधर भेज दीजिए आप। इसको क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर r, और ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। अब आप मुझे इसको देखकर बताइए, समतल की जो दो फॉर्मेट्स हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े समझदार हो चुके होंगे अब तक। तो अब आप ये मुझे बताइए, इसको मैं वेक्टर n लिखूं या n कैप लिखूं? वेक्टर n कैसे मालूम करा आपने? अरे सिंपल, तुरंत आप उसका मापांक निकालिए। अगर मापांक 1 आ जाएगा तो ये n कैप होगा, और अगर मापांक 1 नहीं आएगा तो ये वेक्टर n हो जाएगा। तो 1 आया क्या? नहीं आया। इसलिए यहां पर ये क्या चीज है? वेक्टर n है। कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बउआ हो, जो वेक्टर n है वही तो वेक्टर OP है। देखो ना, ये अगर वेक्टर n है तो यही तो वेक्टर OP है।
अगर इसके निर्देशांक x1 y1 z1 हैं, चलो ठीक है, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। माना समतल पर अभीष्ट बिंदु, समतल पर अभीष्ट बिंदु हमने क्या माना है? P x1, y1, z1। समतल पर अभीष्ट बिंदु P x1, y1, z1 है। अगर बउआ ये समतल पर अभीष्ट बिंदु है तो वेक्टर OP बता सकते हैं आप मुझे क्या होगा, यानी कि बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा। इसलिए बिंदु P का स्थिति सदिश, इसलिए बिंदु P का स्थिति सदिश क्या बनेगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, हम तो सब लिखे जा रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या आपको नहीं लगता देख करके कि x1 y1 z1 वेक्टर OP के दिक् अनुपात है? भाई किसी भी सदिश में अगर i कैप j कैप k कैप के जो गुणांक होते हैं वो दिक् अनुपात ही तो होते हैं। तो OP वेक्टर में x1 y1 z1 i कैप j कैप k कैप के गुणांक हैं, तो ये वेक्टर OP के क्या है? फिर दिक् अनुपात है। तो हम यहां लिख सकते हैं वेक्टर OP के दिक् अनुपात। वेक्टर OP के दिक् अनुपात कौन कौन है? x1, y1, z1। ठीक है ना? अच्छा, आप ये मुझे बताइए, अब एक OP वेक्टर यहां पर आपको मिल रहा है, वेक्टर n है, लेकिन चित्र में देखें वही वेक्टर OP है। अब अगर फिगर हम नहीं बनाते तो क्या ये चीज आप बिना फिगर बनाए समझ लेते? प्रॉब्लम होता कि नहीं होता? तो फिगर इज द मस्ट, आप जरूर बनाएं, जहां जरूरत हो बिल्कुल आप चूके नहीं, फिगर बनाएं ही बनाएं। अब ये OP वेक्टर है, हम इसकी दिक् कोसाइंस निकालना चाहते हैं, तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए पहले इसका यूनिट वेक्टर पहुंचना पड़ेगा, फिर उसमें i कैप j कैप k कैप के जो गुणांक होंगे वो दिक् कोसाइन मिलेंगे हमको। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, OP का यूनिट वेक्टर बनाओ, तो वेक्टर OP अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मॉड इसका कितना आएगा? 16 9 25 4 29। ये आ गया OP वेक्टर, इसलिए OP कैप आ गया। तो OP नॉर्मल यूनिट वेक्टर OP कैप क्या है? अगर ध्यान से देखें तो ये n कैप है कि नहीं? तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर के दिक् कोसाइन अब आपको मिल जाने चाहिए। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि यही चीज क्या है? n कैप है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कितने कितने आएंगे? एक आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 29, एक आएगा -3 अपॉन अंडर रूट 29, तीसरा आएगा 4 अपॉन अंडर रूट 29। अब इत्मीनान से देखो, 1 मिनट के लिए देखो, फिर इसको समझने की कोशिश करिए। ये क्या है? ये इसी वेक्टर के दिक् अनुपात हैं, वेक्टर OP के दिक् अनुपात। और ये क्या है? ये इसी के यूनिट वेक्टर के क्या है? दिक् कोसाइन है। मतलब ये उसी के दिक् अनुपात है और ये उसी के कौन है? दिक् कोसाइन। अब एक छोटी सी बात याद करिए, दिक् अनुपात क्या होते हैं? दिक् अनुपात ऐसे 3 नंबर होते हैं जो दिक् कोसाइन के साथ समानुपाती होते हैं। कुछ याद आया कि दिक् अनुपात ऐसे 3 नंबर होते हैं जो दिक् कोसाइन से समानुपाती रहते हैं। अगर समानुपाती रहते हैं तो जब आपको A B C L M N दिया जाता था तो आपको नहीं याद आया कि आप A अपॉन L, B अपॉन M, C अपॉन N, आप कहते थे कि इन तीनों का मान कैसा आना चाहिए? तो हमें नहीं मालूम क्या आना चाहिए, तो हमने क्या मान लिया?
k आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन आपस में कैसे होते हैं? समानुपाती। तो यहां लिख देंगे क्योंकि दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन, क्योंकि दिक् अनुपात व दिक् कोसाइन परस्पर समानुपाती हैं। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन परस्पर समानुपाती होते हैं। अगर समानुपाती होते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा? एल के, b बराबर एम के, c बराबर एन के। यहां पर a b c की जगह कौन है? x1 y1 z1। और एलिमेंट दिक् कोसाइन कौन है? ये और ये। तो दिक् अनुपात a का मान किसके बराबर आएगा? KL, यानी कि x1 इज इक्वल टू आएगा 2/√29k। a इज इक्वल टू KL, फिर b इज इक्वल टू KM, यानी कि y1 इज इक्वल टू -3/√29k। सिमिलरली z1 इज इक्वल टू 4/√29k। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? या हम लिख रहे हैं इसलिए बस आप हाँ करते जा रहे हो? आ रहा है, सब रूल देखो बता रहे हैं हम खुद। अब x1 y1 z1, अब अपने ज्ञान के पिटारे में से कुछ और चीजें निकालिए। क्या चीजें निकालिए? आप निकालिए कि ये जो x1 y1 z1 है, क्या आप बता सकते हैं ये कहां पर है? हाँ, सोच समझ के बताइएगा। x1 y1 z1 बिंदु कहां पर है? समतल पर है। अरे भाई, माना समतल पर अभीष्ट बिंदु, साफ लिखा है सामने और आप देख भी सकते हो। तो x1 y1 z1 ये कहां पर पड़ता है? समतल पर। और अगर कोई बिंदु समतल पर है, अगर कोई बिंदु समतल पर है, तो आपको नहीं लगता कि उस बिंदु को समतल को संतुष्ट कर देना चाहिए? इसका मतलब है समतल में x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह रख देना चाहिए हमको। तो यहां लिखेंगे क्योंकि बिंदु x1 y1 z1 दिए गए समतल पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु समतल को अवश्य संतुष्ट करेगा। याद आया? कक्षा 11 में स्ट्रेट लाइन में करा करते थे। अवश्य संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट कैसे कराया जाता है? कि समतल के समीकरण जाओ, उसमें x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 लिख दो। ये है समतल की समीकरण। तो 2x1 - 3y1 + 4z1 इज इक्वल टू 6। अब x1 y1 z1 हम निकाल चुके हैं, ये लिख देंगे यहां पर। कहां लिखन? लेकिन यहां लिख दें, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, समझ तो गए ही होंगे आप, क्योंकि आप इतने समझदार जो हैं। अच्छा, x1 की जगह पर बेटा क्या लिखोगे? 2/√29, और 2/√29 को गुणा 2 से करवाओगे तो क्या आएगा? वेरी गुड, 4/√29। y1 की जगह लिखेंगे -3/√29k। ओके, भी तो लिखना चाहिए साथ में। तो इसका गुणा जब -3 से करोगे तो क्या बन जाएगा? +9k/√29 +9k/√29 प्लस z1 का गुणा 4 से करिए तो 4 चौके 16/√29, 16/√29k इज इक्वल टू 6। अब 16 9 25 4 29, क्योंकि हर सबके बराबर है तो 29k/√29 इज इक्वल टू 6। इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो √29 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी? √29 उधर चला जाएगा, 6/√29। बस समझो हमारा आंसर आ गया। कैसे? आपको क्या चाहिए बताओ? अच्छा, मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला है
वो लंब समतल को किस पॉइंट पर हिट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने हैं, तो हमको x1 y1 z1 चाहिए। इसका मतलब k का मान यहां लिखो, कितना है 6 अपॉन अंडर रूट 29 है, तो 6 2 12 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 29। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 आ जाएगा 12 अपॉन 29। y1 k का मान इसमें लिख दो, 6 18 माइनस 18 माइनस 18 अपॉन 29। z1 इज इक्वल टू, यहां के लिखेंगे 6 अपॉन अंडर रूट 29, 6 4 24 अपॉन अंडर रूट 29। ये वो पॉइंट है समतल पे, चेक कर लेते हैं इसको। 12 अपॉन 29 माइनस 18 अपॉन 29, 24 अपॉन 29। ये समतल पर वो वाला बिंदु है जहां पर मूल बिंदु से जब हमने लंब डाला ना, तो उसने जाके इसको हिट किया। ये वो पॉइंट है और प्लेन पर है ये। अब आप हमें ये बताएं कि आप इसको समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। समझ में आया क्या किया मैंने? देखो, अब सारी चीजें चित्र बनाए ना, हर चीज एक एक, कोई इसका धागा उलझा नहीं, क्वेश्चन में जितने भी स्ट्रिंग्स रहे कोई उलझा नहीं, सब बढ़िया सुलझते ही गए सिर्फ। और बड़ी आसानी से ओपी का हमने दिक अनुपात भी निकाल लिया, ओपी के दिक कोसाइन भी निकाल लिए। और इसके बाद क्योंकि हमें पता है दैट डी आर्स आर जस्ट 3 नंबर्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है डायरेक्शन कोसाइंस के। हमने वही काम किया, उससे x1 y1 z1 की वैल्यू आई, पर पूरी तरीके से नहीं मिली, के पदों में मिली। फिर मुझे याद आया कि x1 y1 z1 तो ये समतल पर है। अगर ये बिंदु समतल पर है तो ये बिंदु समतल को अवश्य संतुष्ट करेगा। मैंने किया, उससे हमको k मिल गया, और जब k मिल गया तो यहां 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 वहां सब जगह रख दिया, मतलब जहां जहां जरूरत थी वहां रख दिया। तो x1 y1 z1 आ गया। देखो, एनी प्रॉब्लम है व्यू? समझ आ गया आपको? और लगाएंगे सवाल? ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ठीक है, एक और लगा लेते हैं, नोट करिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 17 लिखा है, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 -4 से जाता है और 2 3 -1 दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। देखो बेटा, एक ऐसा समतल पता लगाना है जो इस बिंदु से गुजरे और एक सदिश पर लंब है, और उस सदिश के दिक अनुपात ये है। अगर थोड़ा सा भी बातें याद हैं आपको जो इंट्रोडक्शन में आपको बताई गई थी, तो ये x होगा, ये y है, और ये क्या है, z है। ठीक है, यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है। ये हमने एक समतल बना लिया ऐसे। समतल पर एक ये पॉइंट है, कहीं पर मान लीजिए ये पॉइंट, यहां पर मैं ये पॉइंट मान लेता हूं, पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 -4। आपको भी मालूम है कि मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश वेक्टर ए से लिखेंगे हम। तो अगर हम आपसे यहां वेक्टर ए पूछें तो वेक्टर ए की वैल्यू आप क्या बताएंगे मुझे? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, और ये हमारा जो समतल है ना, एक ऐसे सदिश परलंब है जिसके ये दिक अनुपात हैं। तो यहां पर मैं ऐसे बना लेता हूं, एक ये सदिश है, ये ऐसे, ये समतल पर सदिश कैसा है, लंब है बिल्कुल। आप इसे याद करिए, इसको आपने वेक्टर n माना था। समतल पर लंब सदिश, समतल के साथ इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं आपको आई? ठीक, ऐसा। तो यहां पर वेक्टर n की वैल्यू कितनी आएगी, और ये जो हमें दिक अनुपात दिए, इसी वेक्टर के दिक अनुपात दिए गए हैं। अगर इस वेक्टर के दिक अनुपात है तो ये वेक्टर हम बना सकते हैं इससे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। भाई किसी वेक्टर के दिक अनुपात है तो हम उससे वेक्टर बना सकते हैं। दिक कोसाइन होते तो उससे उसके यूनिट वेक्टर बना पाते हैं हम। दिक अनुपात है तो हम वेक्टर बना सकते हैं।
तो ये ए एन हमको मिल गया। अब आप ही मुझे बताओ कि क्या ध्यान है आपको ऐसे सिचुएशन पर, क्या करा था हम लोगों ने। एक कहीं पर भी एक बिंदु मान सकते हैं आप P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z होंगे। इसका स्थिति सदिश क्या होगा R। इसको ऐसा मिला देंगे, ऐसे। ये किसी भी सामान्य बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर R है, x, y, z। ये A वेक्टर A है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आएगा क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है। अब देखो, हम वेक्टर सम का लॉ लगाएंगे। वेक्टर R बराबर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर AP, वेक्टर A प्लस वेक्टर AP। अगर हम आपसे वेक्टर AP पूछेंगे तो आप कितना बताओगे, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। कोई प्रॉब्लम आपको। अब आप बड़े समझदार हैं, वेक्टर AP कहां पर पड़ता है बताओ, समतल पर, और ये सदिश समतल पर लंब है। इसका मतलब ये सदिश वेक्टर AP पर लंब है। अगर वेक्टर AP और वेक्टर N लंब हैं तो इसलिए क्या होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर N, therefore वेक्टर AP डॉट वेक्टर N शुड बी इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज वेक्टर AP, प्लीज सी हियर। सूत्र लगाएंगे ये वाला, वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू 0। यही तो सूत्र है, आप पन्ने पलट के देख लो। तो अब देखो फिगर बनाया है ना, तो आपको समझ में आएंगे सारी चीजें। ओके, R माइनस A करना चाहते हैं तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A की जगह पर क्या लिखेंगे, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, डॉट वेक्टर N की जगह पर क्या लिखा जाए, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। बउआ ये तो दिए गए सवाल में जो समतल दिया जा रहा है उसका सदिश समीकरण आ गया, उसका वेक्टर फॉर्म आ गई है। अब आप बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया। अब हमको इसका और इसका मतलब इसी समतल का कार्तीय रूप भी चाहिए। कार्तीय रूप तो आप चाहो तो डायरेक्ट, अगर कार्तीय रूप है याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो। R माइनस A की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस x1, याद करो थोड़ा सा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और ये A B C से मिल जाता था हमको। तो इसकी समीकरण आई थी A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1। नहीं याद आ रही, छोड़ो यार, R की जगह पर लिखो ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर, तो R की जगह पर क्या लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो फिर उसमें से इसको माइनस करोगे, क्या मिलेगा, x माइनस 5 आई कैप प्लस y माइनस 2 जे कैप प्लस z माइनस, या प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, माइनस है तो z प्लस 4 k कैप। ये इस ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन आ गया। ये लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0, और यहां डॉट प्रोडक्ट है। अब ये दो सदिश हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 2 का इससे करोगे तो 2x माइनस 10, 3 का इससे करोगे तो 3y माइनस 6, माइनस 1 का इससे करोगे तो माइनस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2x प्लस 3y माइनस z, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 बराबर 0। ये आ गया समतल का अभीष्ट कार्तीय समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 17। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। अभी एग्जाम्पल ही बाकी है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और एक बार एग्जाम्पल सारे लगा लिए ना फिर एक्सरसाइज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक मेहनत करते रहिए जरूर भाई, आप लापरवाही मत करिए, ठीक है, और अपने चारों तरफ हरियाली जरूर बनाए रखिए।
तो ठीक है, चलते मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।